हेलो फ्रेंड्स, मैं गितेश यादव अपने चैनल इकोनॉमिस्ट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। तो मैं अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहले तो कि 2019 के पहले पहले अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो 150 नंबर का हुआ करता था और साथ ही साथ ये जी एस थ्री के पार्ट बी का का भाग हुआ करता था। मगर 2020 में आयोग द्वारा नया सिलेबस लाया गया जिसे इसे न केवल जीएस के अनुसार इसे GS2 के यानी कि पेपर 2 के या GS2 के पार्ट बी में इसको इन्वॉल्व कर दिया गया। साथ ही साथ इसका जो मार्किंग है ये 60 नंबर पे आ गया है। इसमें यूनिट 1 जो है वो 30 नंबर की है और यूनिट 2 जो है वो 30 नंबर की है। अभी हम इसमें सिलेबस के पॉइंट्स भी हैं जो मैंने अपने इस लेक्चर में रखे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जीएस यूनिट 1 जो है वो 30 नंबर का आएगा और GS2 जो है मतलब GS2 का इसमें इकोनॉमिक्स के पेपर में जो यूनिट 2 है वो भी 30 नंबर का आएगा। तो ये दोनों मिल के 60 नंबर कैरी करते हैं। हालांकि कम तो काफ़ी हो गया है, मगर ये भी है कि पिछली बार से काफ़ी सही है ये। मतलब अभी हाल फिलहाल मार्केट में ये काफ़ी चल रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो केवल 30 नंबर का रह गया है। ऐसा नहीं है, बल्कि 30 नंबर का आपका इंडियन इकोनॉमी है और 30 नंबर का आपका MP इकोनॉमी है, तो दोनों मिलके 60 नंबर कैरी करते हैं। ये आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सिलेबस है ना। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इसको डाला हुआ है। इशू एन इनिशिएटिव ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर को लेकर के क्या क्या मुद्दे हैं। अब मुद्दे में जो बात आती है तो इसमें पॉजिटिव और यानी कि नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हम देखेंगे। पॉजिटिव में ये देखेंगे कि भाई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ठीक है। फिर एक आपकी नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, ठीक है। मगर इन सब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमको एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमको एग्रीकल्चर करने के लिए कृषि करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या आ जाता है कि भाई हम जो हैं हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब ये तो अच्छी बात है, मगर तो इसमें नेगेटिव क्या है, तो इसमें नेगेटिव ये आ जाता है कि इसमें हमें इरिगेशन के लिए, है ना, सिंचाई जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इरिगेशन के लिए हमें अत्यधिक जल दोहन करना पड़ता है, ठीक है। इन सीड्स को अच्छी पैदावार के लिए हमें पेस्टिसाइड्स अच्छे यूज़ करने पड़ते हैं, हमें इस पे दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है, खरपतवार हमें अच्छे से यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा ये रहता है कि इसमें जो है अत्यधिक आपको है ना लागत इसमें थोड़ी ज़्यादा आ जाती है जब अगर आप कंपैरिजन करें। जैसे अगर ये है इनको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग अगर आप इन पे बात करें तो इनमें लागत जो रहती है वो थोड़ी कम रहती है ना। इसके वैसे रहती तो दोनों में ही है, मगर इससे आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ी कम आएगी। मगर यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, प्रोडक्शन इससे हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये हम कब से कर रहे हैं, ये हम 1966 से करते आ रहे हैं। 1966 में क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो हमने इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था, तब से हम करते आ रहे हैं। तो अभी तक आते आते इस पर टेक्नोलॉजी थोड़ी काफ़ी सुधर गई है, तो हमें प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। मगर यहाँ पे हमने हाल ही में काम करना शुरू किया है भले ही ये बहुत पुरानी तकनीक है जो भारत में काफ़ी टाइम से चली आ रही थी, मगर इसमें प्रोडक्शन जो है हमें अभी तुलनात्मक रूप से हमें कम मिलता है। यहाँ पे प्रोडक्शन हमें तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मिलता है। और भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इन सब का पेट पालना है हमें, भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, हर स्टेट की अपनी अपनी सरकार को। तो इसके लिए क्या करें, इन्वायरमेंट पे ध्यान दें कि प्रोडक्शन पे ध्यान दें। तो ये एक मुद्दा रहता है कि किस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही अगर हम देखें तो दूसरा क्या है, दूसरा है एग्रीकल्चर, वो सॉरी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में क्या है कि भाई हम इकोनॉमिक, अब इसमें क्या मुद्दा आता है, इसमें मुद्दा आएगा आपका इन्वायरमेंट का मुद्दा आएगा, ठीक है। और दूसरा मुद्दा क्या आता है आपका, डेवलपमेंट का मुद्दा आएगा, ठीक है। क्योंकि इशू जो होता है ना, तो इशू में ये होता है कि भाई कि आप ये वाला पक्ष सही है कि बी वाला पक्ष सही है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने तराजू में बराबर होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यार ए सही है, आप ये नहीं कह सकते कि बी सही है, आप ये भी नहीं कह सकते कि ए गलत है या बी गलत है, क्योंकि दोनों का ही अपना अपना महत्व होता है। तो ये उसको कहते हैं मुद्दा, ठीक है।
फिर वही चीज़ हम देखेंगे सर्विस सेक्टर में। फिर आगे आता है मेजरमेंट ऑफ इनकम। तो मेजरमेंट ऑफ इनकम जो होती है वो 3 तरीके से होती है, हम उन पर डिस्कस करेंगे। एक होता है इनकम मेथड, ठीक है, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और एक होता है प्रोडक्शन मेथड, है ना, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद उत्पाद विधि। इस पे हम बात करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे जीडीपी क्या होती है ना, जीडीपी किस पे मेजर होती है, फिजिकल कॉस्ट पे हम देखते हैं या मार्केट प्राइस पे देखी जाती है, ठीक है। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर जो डिसाइड किया है, क्योंकि जीडीपी भी 2 तरीके से होती है ना, एक होती है नॉमिनल और एक होती है रियल। तो इनमें से जो रियल वाली होती है इसके लिए हम बेस ईयर डिसाइड करते हैं। तो ये बेस ईयर क्या होता है, इस टाइप के जो जनरल कंसेप्ट है हम वो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे जो तीसरा पॉइंट आता है सिलेबस का, वो होता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में हम देखेंगे कि कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसके काम है, वर्तमान में इसके क्या काम है, 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके पहले आरबीआई का रोल कैसा था, और वर्तमान में आरबीआई का रोल क्या है, ठीक है, ये हम देखेंगे। फिर कमर्शियल बैंक तो है ही, तो इसमें हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक और शेड्यूल्ड बैंक को देखेंगे। एनबीएफसी क्या होती है, ठीक है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फाइनल इंक्लूजन और मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो यूपीएससी के भी हॉट टॉपिक्स में हमेशा बने रहते हैं और इस पर क्वेश्चन आता रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस लेवल पे उसको टच करें, ताकि अगर कोई आप में यूपीएससी प्रिपरेशन का सोच रहा है तो उनसे वो क्वेश्चन को टैकल कर सकें। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम। अब इसमें हम ये देखेंगे कि अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी कंट्री को लेकर के ये लोग पूछ रहे हैं, किस देश में किस टाइप की होनी चाहिए, तो हम ऑल ओवर देख लेंगे। हम कैसे देख लेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में कैसी कैसी होती है, इंडिया चाइना ब्राज़ील जैसी, इंडिया चाइना ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ में कैसी होनी चाहिए, है ना, जिम्बाब्वे, रवांडा, फिलीपींस, इस टाइप की कंट्रीज़ में कैसी टैक्सेशन पॉलिसी होनी चाहिए। सीधी बात यह है कि डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री, यानी कि विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश, तीनों में कैसी कैसी टैक्सेशन पॉलिसी होनी चाहिए, ये हम बात करेंगे इन टॉपिक्स में। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी में भी केवल सब्सिडी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट सब्सिडी और डायरेक्ट सब्सिडी देखेंगे। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं, इसके इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हैं, ठीक है। फिर अभी हम हाल ही में देखेंगे कि फ्री बीज पे काफ़ी बात चल रही है। फ्री बीज यानी का ये होता है कि सरकार द्वारा जो मुफ्त में मुहैया कराई जाती है ना, उसको उसके लिए शब्दावली चली है फ्री बीज, ठीक है। जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए जो बस फेयर है ना, वो फ्री की हुई है, ठीक है। पंजाब में आप देखेंगे तो 200 वॉट तक जो है वो बिजली फ्री हुई है। तो ये इसको मतलब एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है कि यार आप है ना फ्री बोल बोल के आप है ना सरकार में आ जाते हैं और राजकोषीय घाटा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उसके क्या पॉजिटिव पक्ष होते हैं, उसके क्या नेगेटिव पक्ष हैं, हम उस पर बात करेंगे। फिजिकल पॉलिसी, ये भी हॉट टॉपिक रहता है, यूपीएससी का भी है हॉट टॉपिक, तो हम इस पर भी बात करेंगे, है ना। फिर है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, ये कैसे काम करती है, कौन इसकी नोडल एजेंसी है, स्टेट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल होता है। एफसीआई यहाँ पे एक उभर के आती है, बहुत बड़ी संस्था एफसीआई है, जो एफडी ये पीडीएस में काफ़ी भयंकर रोल निभाती है। ये क्या होती है, क्यों उसको बनाया गया, हम इसके ऊपर बात करेंगे इसमें। फिर वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी वर्तमान में प्रवृत्तियाँ और क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ये हम बात करेंगे। इसमें के शेप, वी शेप इकोनॉमी, इस पे बात आ जाएगी, इस पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ जाएगी, इसमें है ना इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कैसा है, इसके ऊपर बात हो जाएगी, ठीक है। महिलाएं कहाँ तक अभी फाइनेंशियली पहुँची हैं, मतलब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट उनका कितना हुआ है, इसकी अलग अलग विधियाँ होती है मापने की। एक विधि ये होती है कि उनके जो बैंक अकाउंट है वो कितने हैं, ठीक है, और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है या वो खुद कहीं काम करने जा एम्प्लॉय के तौर पे तौर पे काम करती हैं, वो है, ठीक है, ये इसमें बात होगी। फिर गरीबी है, बेरोजगारी है, क्षेत्रीय असंतुलन है, ये भी बहुत हॉट टॉपिक है, हालांकि ये इजी टॉपिक भी है, तो हम इसको भी कवर करेंगे। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस पे बात करेंगे। पहले जो बीओपी है, तो बीओपी में आपको है ना करंट अकाउंट डेफिसिट होता है एक, ठीक है, एक होता है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। तो ये हम इस पे बात करेंगे कि ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, ये कौन बनाता है,
ठीक है। कौन इसका जो है वो करता धरता है, कौन इसका जो फॉर्मेट है वो तय करता है, कर ये क्या बोलते हैं बैलेंस शीट का। ये मतलब मैं यहीं पर ही बता देता हूँ कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो आईएमएफ तय करता है। ठीक है, ये रुपये में बनता है कि डॉलर में बनता है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलेंगी, जो आपको पेपरों में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर हमारा आता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी और ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो ये दोनों जो है ये भी काफ़ी हॉट टॉपिक्स रहते हैं जिसमें क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो हम इस पे भी जो है बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन से शुरू हो गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इनका भारत के साथ क्या लेना देना है, क्या है वो है। अभी इसमें ये जो नाफ्टा है ना, ये बस एक थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि नाफ्टा का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे ना तो ये है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, अब जो नॉर्थ अमेरिका है इसमें मेनली कंट्री कौन कौन सी है, कनाडा है, ठीक है, यूएसए है ना, और मेक्सिको है। ठीक है, मेन कंट्री ये हैं, और भी कंट्रीज इसमें आती हैं। तो इनका इसमें इन्होंने दे दिया है। हालांकि अब देखेंगे इसमें क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। जो भी बनेगा मैं आपको पूरा का पूरा ईमानदारी के साथ आपको प्रोवाइड करवाने की फुल टू कोशिश करूँगा और वादा करता हूँ यहाँ। बस आप हमें अपना सपोर्ट देते रहिएगा। ठीक है, ये तो हुआ यूनिट 1 जो हुआ वो इंडिया और इंटरनेशनल दोनों को कवर किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जब बात आती है तो विथ रेफरेंस टू मध्य प्रदेश है यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में कृषि जोत प्रमुख फसलें, ठीक है, फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, भौतिक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव तीनों पूछा है इसमें। ठीक है, वितरण है, अब जैसे है ना चावल की खेती होती है, ठीक है, राइस की खेती होती है, वीट की खेती होती है, सोयाबीन हम उगाते हैं, बाजरा बाजरा मध्य प्रदेश में उगता है, अफीम की खेती होती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कुछ जगह पे गांजा की खेती होती है। तो ये कैसे भौतिक और सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव को प्रभावित करती है, हम इसके ऊपर भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर फिर हम ये फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे बीज एवं खाद्य गुणवत्ता की आपूर्ति से जुड़े मुद्दे क्या क्या हैं। ठीक है, कृषि के तरीके अलग अलग हैं मध्य प्रदेश में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से तरीके हैं, जैसे फ्लैश एंड बर्न टेक्निक है ना। अ, ये मध्य प्रदेश में कौन सी, ये तो मेनली एक ट्राइबल टाइप का है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ इसको यूज़ होता है, कौन सी जनजातीय जात द्वारा ये फिश फ्लैश एंड बर्न टेक्निक जो है एग्रीकल्चर को लेकर के यूज़ होती है, ये हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरा वही है। फिर कृषि की कल्याणकारी योजना, ये तो पूरा आपका वो वाला टॉपिक है कि याद करने वाला है, तो मैं इसमें आपको योजनाएं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान है, तो सेवा क्षेत्र में एक तो एजुकेशन भी आता है, ठीक है, एक टूरिज़्म आता है, एक मेडिकल टूरिज़्म एक अलग से चल रहा है। ठीक है, फिर क्या बोलते, इसके अलावा सर्विस सेक्टर इसमें आ जाता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो सेवा क्षेत्र है। तो इसमें बेसिकली मैं आपको डाटा अवेलेबल करवा दूंगा जो भी इसमें हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश को लेकर के जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स रहते हैं वो थोड़ा मुश्किल होते हैं मिलना। मेरे पास अभी वर्तमान में जितने अवेलेबल हैं और क्लासेस के दौरान मेरे पास जितने भी आएंगे वो सारा चीज़ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन, तो आधारभूत ढांचा जो है आप सभी को पता ही होगा कि इसमें रोड है ना, रेलवेज, ठीक है, रेलवेज और एयरपोर्ट्स। इसमें एयरपोर्ट्स के अलावा केवल पोर्ट्स। अब चूंकि भारत मध्य प्रदेश जो है वो लैंडलॉक स्टेट है ना, भू आवृत से घिरा भूमियों से घिरा हुआ एक राज्य है। तो यहाँ पे किस तरीके से जो है ये आधारभूत ढांचा का क्या स्तर है, मतलब इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से कुल कितने गुजरते हैं, उनकी क्या योगदान है नेशनल हाईवेज का अर्थव्यवस्था को बनाने में, उसका क्या योगदान है, सामाजिक आधार पे क्या योगदान है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। मध्य प्रदेश का जनानिकीय परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। जनानिकीय परिदृश्य से सीधा मतलब मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन से है, ठीक है, यानी कि जनसंख्या।
कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। फिर औद्योगिक क्षेत्र समृद्धि, प्रवृत्ति एवं चुनौतियाँ, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर से है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर मध्य प्रदेश में कम है तो वो क्यों कम है, ठीक है, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर कम है तो वो क्यों कम है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या क्या अभी तक स्टेप लिए हैं इसको उठाने के लिए, वो हम इसमें देखेंगे। कौन सा मध्य प्रदेश की कौन सी क्या बोलते हैं इंडस्ट्री फेमस है, वो हम देखेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें कवर करेंगे। कुशल मानव संसाधन, अब कुशल मानव संसाधन की इसमें परिभाषा हम देख सकते हैं 3 नंबर में। मानव संसाधन का नियोजन कौन करता है, कौन इसका उच्च संस्था है मध्य प्रदेश में और उसकी उत्पादकता क्या है, ठीक है, रोजगार के विभिन्न चलन, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो मतलब हमने एक तरीके से ओवरव्यू ले लिया सिलेबस का, ठीक है। तो अभी हम आगे ये देखते हैं कि जो छोटे मोटे कंसेप्ट टॉक्स होते हैं ना, वो थोड़े देख लेते हैं। कंसेप्ट टॉक यानी का मतलब यहाँ पे यही है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार में 3 ही होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो इन दोनों से जो मिलकर बनती है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये दोनों के फीचर जिस इकोनॉमी में होते हैं उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया। भारत ने इसमें दोनों के ही क्या बोलते हैं दोनों की ही विशेषताओं को शामिल किया है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सबसे अच्छा एग्जांपल हमें यूएस देखने को मिलता है, ब्रिटेन भी इसी के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और जो सोशलिस्ट है तो इसमें एक रशिया है हमारे पास, एक चाइना है हमारे पास, जो इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। तो सीधे शब्दों में अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होती है, तो आपको बस इतना बोलना है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, इस पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहले तो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है लैंड, है ना, भूमि, एक होता है लेबर यानी कि श्रम, एक होता है पूंजी यानी कि कैपिटल, और एक होता है उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमने तो शुरू से एंटरप्रेन्योरशिप बोला है यार, आजकल तो अब एंटरप्रेन्योरशिप बोलने लगे हैं उसको। तो चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों की चारों होती हैं किसके पास, अगर प्राइवेट एंटिटी होती है, अगर ये चारों की चारों चीज़ें, ठीक है, प्लस, ठीक है। ये तो हो गया, ये हो गया एक फैक्टर, है ना। क्या हो गया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये कौन होता है, प्राइवेट एंटिटी होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो इसमें प्रोडक्शन होता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्शन होगा तो वो किस पे निर्भर करेगा, वो निर्भर करता है डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। ये दो चीज़ें, ये दो कैरेक्टरिस्टिक जिस अर्थव्यवस्था में देखने को मिले, वहाँ पे हमें जो है, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, ठीक है। फिर अब सवाल ये उठता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उभरी कैसे, है ना। मतलब अगर हम जैसे कंसेप्ट टॉक अगर कर ही रहे हैं तो थोड़ा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो जो वर्तमान में जो अभी इतना चल रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये आई कैसे। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हुआ ये कि इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1776 से, ठीक है। क्या हुआ था कि 1773 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कॉफ़ी टेबल यहाँ पे, कॉफ़ी टेबल का आयोजन भी इसी के आस, जैसे हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930, 1931, 1929 में, तो वैसे ही ये कॉफ़ी टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था कहाँ पे, अमेरिका में। और जैसे ये मतलब वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, तीसरे साल में इनको आज़ादी मिल गई थी, इसी के आसपास जो है इनको आज़ादी मिल चुकी थी अमेरिका में। तो यहाँ पे फिर एक अच्छे खासे वो थे, प्रोफेसर थे और इकोनॉमिस्ट भी थे, जिनका नाम था एडम स्मिथ, ठीक है। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जो प्री में कई बार क्वेश्चन भी बन चुकी है, जिसका नाम था वेल्थ, समझ गए होंगे आप लोग, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। ये एक इन्होंने किताब लिखी थी जो पब्लिश हुई थी 1776 में। इसमें उन्होंने ये बताया था कि पूंजीवाद जो है मतलब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसमें सरकार को अपने हस्तक्षेप को कम करना चाहिए। वो इसलिए कम करना चाहिए क्योंकि वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था जितनी तेज़ी से चल रही है, इससे कहीं तेज़ी से इसके बढ़ने के आसार हैं, मगर सरकारी हस्तक्षेप के कारण ये बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने इसमें बताई थी। अब जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने 1776 में ये दिया ही था और 1773 में या इसी के आसपास ये आज़ाद भी हुआ था, तो तुरंत ही एडम स्मिथ के ये जो प्रिंसिपल हैं,
ये तुरंत ही यूएसए ने मान लिए थे, ठीक है, जो भी इन्होंने ये प्रिंसिपल दिए थे। तो अब हुआ ये कि इन्होंने इसके प्रिंसिपल मान लिए, तो यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो बूम करने लगी थी, अच्छी खासे तरीके से यहाँ पे ये उठनी शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एडम स्मिथ ही थे जिन्होंने यूएसए में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की नींव रखी थी, नींव या फिर ये कह लो कि थ्योरी रखी थी। उस थ्योरी वो कोई बहुत ज़्यादा फेमस हो गई तो वो धीरे धीरे उनके चलन में ही आ गई और यूएसए जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे उभरा, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि इसका जो फैक्ट, जैसे कि हमने देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कौन होती है? प्राइवेट एंटिटी होती है। बस अंतर इतना है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के विभिन्न कारक जो हैं ये सब सेम ही होते हैं। ये अगर गवर्नमेंट एंटिटी है ना, सार्वजनिक या सरकारी है, तो वही चीज़ जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी बन जाती है, ठीक है। वो फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी वो कहलाती है। पूरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इन्हीं के अंडर में रहता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो प्रतिपादन किया था, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के प्रतिपादक कौन माने गए हैं? एडम स्मिथ माने गए हैं, ठीक है। वैसे ही जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के प्रतिपादक है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ठीक है। इसका जो कार्ल मार्क्स को इन्होंने माना है। और एक व्यवस्था के तौर में अगर ये हमें कहीं दिखती है, ठीक है, जैसे कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अगर कंपेयर करें तो वो हमें कब दिखी थी? वो हमें दिखी थी 1776 में। कहाँ दिखी थी? यूएसए में। उसी प्रकार अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की कल्पना करें तो प्रैक्टिकली तौर पे ये हमें कहाँ दिखी? यूएसएसआर में, है ना, सोवियत संघ में हमें दिखी थी। और सबसे धांसू तरीके से, मतलब एक्चुअल रूप में अगर ये हमें देखने को मिली है तो ये 1949 में जब चाइना का गठन हुआ था, है ना, ये इस देश में हमें सबसे अच्छे तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले ये हमें कहाँ देखने को मिली? रशिया में, यानी कि यूएसएसआर में, सोवियत संघ में। और उसके बाद ये एकदम वास्तविक रूप में हमें चाइना में देखने को मिली थी, ठीक है। फिर बाद में जो आता है, इसलिए ये देखिए, इसलिए ये मीम भी है जो काफ़ी आया भी था। मेरे को अच्छा लगा था तो मैंने इसको जोड़ दिया था इसमें। कैपिटलिस्ट इज द बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ये कार्ल मार्क्स का कोई सपोर्टर रहा होगा तो भाई साहब ने समाज मार दिया। योर ग्रीड इज हर्टिंग द इकोनॉमी, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का द्वंद है एक तरीके से। खुद देखिए पैसों के घेरे पे खड़ा हुआ है और ये यहाँ पे राइज द मिनिमम वेज की बात कर रहा है ये बंदा। वर्तमान में कई और जगह यही स्थिति हमें देखने को मिल रही है अभी, तो ठीक है। फिर आती है हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था जिसका नाम है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के फीचर जब किसी में शामिल होते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है मिक्स इकोनॉमी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मिक्स इकोनॉमी, जैसे बाकी की जो इकोनॉमी है वो एकदम से तो ऐसा है नहीं कि रातों रात उभरी होगी, ठीक है। भारत जो है, भारत 1947 में आज़ाद हुआ और एक भारत जो देश है वो भारत के तौर पे एक कब पहचाना गया? वो 1947 में पहचाना गया, एक स्वतंत्र राज्य के तौर पे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तभी मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी वो अस्तित्व में आई होगी। इसके ऊपर पहले से ही काम चलना शुरू हो गया होगा। तो हुआ ये था कि जैसे कि आप सबको पता है कि महामंदी का एक दौर आया था, ठीक है, 1929 में। अच्छी अर्थव्यवस्थाएं, एक तो क्या हुआ था कि 1914 में वॉर शुरू हुआ, ठीक है, 1918 में ये ख़त्म हुआ। इससे ये उभर ही रहा था कि 1929 में है ना अर्थव्यवस्था का संकट आ गया, मंदी का दौर आ गया। तो इस मंदी के दौर में हुआ ये कि एडम स्मिथ ने है ना अपनी दो चीज़ें दी थी। एक इन्होंने थ्योरी दी थी प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबल हैंड, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथों का सिद्धांत। इसमें था ये कि लोग बाग क्या है आपस में समन्वय के आधार पे अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब ये कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं और ऐसे अर्थव्यवस्था बढ़ती जाती है। दूसरी जो चोट हुई, मतलब ये इस मंदी ने इनके जो दो प्रिंसिपल थे जिसमें गहरी चोट की, जिसमें से एक ये थी कि प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबल हैंड, और दूसरा ये था कि बाजार को खुद को सही साबित करने की जो क्षमता थी उस पर काफ़ी चोट हुई थी, है ना, बाजार की क्षमता पर चोट हो गई थी इस टाइम पे। तो
अब जैसे ही 1929 में ये दो चीज़ें हुई, मतलब ये हुई तो एक ही चीज़ थी, जिन दो चीज़ जो सवालों के घेरे में आ गई थी वो यही थी कि एक तो एडम स्मिथ की इनविजिबल हैंड की थ्योरी और दूसरा बाजार के पास खुद को सही करने का गुण। इन दोनों को झटका लग गया था किससे? 1929 की महामंदी से। अब महामंदी हुई तो महामंदी के तौर पे तो पता ही है कि क्या क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, ठीक है, लॉकडाउन हो गया था। यहाँ पे लॉकडाउन का मतलब वो वाला नहीं है जो हमें कोरोना को देखने को मिला। यहाँ पे ये फैक्ट्रियों से संबंधित है, इसको हम शटडाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। मांग और यानी कि डिमांड और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी उसमें कमी आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको उबारने के लिए जो स्मिथ थे, हालांकि ये भी है ना यार कि स्मिथ 1776 में अपने विचार देखे गए थे। अब 1929 में कहाँ इतना टाइम तक किसी के विचार इतने दिनों तक टिक गए, यही बहुत बड़ी बात थी, है ना। वो तो आज के दौर में अगर अपन देखें तो आज की थ्योरी कल लागू नहीं हो पाती है क्योंकि मार्केट इतना डाइवर्सिफाई हो गया है। तो ये इनकी जो स्मिथ की जो थ्योरी थी वो सब फेल हो गई थी। तो 1929 का जब ये दौर आया तो एक अच्छे खासे एक इकोनॉमिस्ट थे, है ना, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी इसी के चलते, ठीक है। इनका नाम था जॉन मैनार्ड केन्स, ठीक है, JOHN, कीनीशियन, कीन्स भी बोल सकते हैं इनको, इनकी यही लगभग स्पेलिंग मेरे ख्याल से यही आती है, कीन्स। इन्होंने एक विचार दिया था 1936 में, ठीक है। 1936 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, रोजगार, ब्याज और पूंजी का सामान्य सिद्धांत। इसके ऊपर इन्होंने एक थ्योरी दी थी जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी। तो इसमें उन्होंने, है ना, दो सवालों पे मतलब दो चीज़ों पे प्रश्न उठाए थे। एक तो सरकार की अहस्तक्षेप की नीति, ठीक है, सरकार की अहस्तक्षेप की नीति, मतलब जो सरकार जो है वो हस्तक्षेप नहीं करती है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हस्तक्षेप की नीति, है ना, उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे। क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि अगर सरकारी हस्तक्षेप होता ना तो 1929 में जो मंदी आई ये हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है, संतुलन। और दूसरा क्या है? अदृश्य हाथों की प्रवृत्ति, ठीक है, मतलब जो वो एडम स्मिथ पे जो दो बातें थी ना, तो उसमें से एक यही थी, अदृश्य हाथों की प्रवृत्ति और सरकारी हस्तक्षेप की नीति। इन दोनों पे जो है ये 1936 में जॉन कीनशियन ने सवाल उठाए थे, ठीक है। क्योंकि और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया था कि पूर्ण पूंजीवाद यानी कि टोटल कैपिटलिज्म से भी सब लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये इन्होंने बताने का प्रयास किया था। तो यहीं से जो है थोड़ा थोड़ा जो है क्या बोलते हैं आप, ये कह सकते हैं कि मिक्स इकोनॉमी की जो है नींव पड़नी शुरू हो गई थी। अब अच्छी बात हुई ये कि इन्होंने जो सुझाव दिया कि सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। अब ये सरकारी हस्तक्षेप कैसा हो, हाउ वॉज द इंटरफेरेंस, है ना, सरकारी हस्तक्षेप कैसा हो, इसके ऊपर सवाल उठा कि भाई कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने अपने सुझाव दिए। इन्होंने ये बताया कि सरकार को कुछ नहीं करना है, मतलब जैसी सिचुएशन है, अगर मंदी है, जैसे यही है ना, रिसेशन का पीरियड आया है, तो सरकार को अपने खर्च जो हैं यानी कि एक्सपेंडिचर हैं सरकारी वाले ये बढ़ा देने चाहिए, टैक्स जो हैं ये कम कर देने चाहिए, ठीक है। विवेकाधीन मौद्रिक नीति होनी चाहिए, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये सही साट होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी सही साट कैसे हो सकती है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं ये आप कम कर दो, ठीक है, कम कर दोगे तो लोग बाग लोन लेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी पैसा आएगा लोगों के पास और लोग बिजनेस करेंगे। ये सीधी सीधी वही बात है जो एक्सपेंशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना। दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी चलती है, ये हम मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक में देखेंगे भी, है ना, विस्तारवादी और संकुचनवादी। तो विस्तारवादी में यही होता है कि सरकार जो है, सरकार नहीं मतलब मॉनेटरी पॉलिसी है तो केंद्र बैंक, तो केंद्र बैंक क्या करती है कि ब्याज दर कम कर लेती है। तो इससे होता यह है कि एक्सपेंशन होता है, क्योंकि ब्याज दर कम कर लेगी तो लोग जो है ज़्यादा पैसा ले सकेंगे अपने काम करने के लिए, तो इससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। इसलिए इसको विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहते हैं, या फिर इसको हम सस्ती मौद्रिक नीति भी कहते हैं, क्योंकि ब्याज दर सस्ता हो गया है। तो इस तरीके से और अगर रिसेशन के
अपोजिट अगर चल रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए, यानी कि क्या कि टैक्स बढ़ा दो, सब्सिडी कम कर दो ताकि लोगों के पास पैसा कम रहे। तो इस तरीके से दोनों अर्थव्यवस्था में ये काम हुआ था। तो हुआ ये कि कीनीशियन ने जो ये दिया था, ये जो थ्योरी दी थी, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ गुण अपनाना चाहिए जो कीनीशियन हुए। ठीक है, इन्होंने जो 1936 में अपनी जो किताब निकाली थी, जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग मनी, इसमें इन्होंने पूंजीवादियों को, जो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, इनको ये बोला कि आप है ना भाई साहब एक काम करो कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है या सोशलिज्म जो होता है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपना लो। और अच्छी बात ये हुई कि भाई जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी इन्होंने इनकी बात को मान लिया और फ़ायदा भी मिला इनको कि इनको है ना जो जिस तरीके से ये इकोनॉमी को रिकवर करना चाह रहे थे उसमें इनको काफ़ी हेल्प भी मिली थी। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि यार इसी टाइप की जो मतलब ये जब इनका सुझाव मान लिया गया तो 1930 से लेकर के 1950 के बीच ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग, है ना। तो उसमें ये बताया गया कि यूएसए ने अपना जो सोशल खर्च होता है, ठीक है, वो अपने जो सोशल खर्च होता है वो जीडीपी का कितना कर दिया है, 50% कर दिया है। तो इससे हुआ क्या कि सरकार ने अपनी तरफ से खर्च किया, तो लोगों के पास पैसा था नहीं तो सरकार ने अपना पैसा निकाल दिया, तो इससे इनके इकोनॉमी को बूस्ट मिला था। और फिर ये वही दौर है 1950 वाला जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होकर ख़त्म भी हो गया था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक को अपनाया और एक मिक्स इकोनॉमी के तौर पे उभरी थी। और मज़े की बात ये हुई कि 1950 का दशक आया, 1950 के दशक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। यूएसए जो है एक विश्व शक्ति बन के उभरा था, यूरोप की शक्तियाँ काफ़ी कम हो गई थी। जैसे अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो कहाँ ये विश्व विजेता के नाम से पहले प्रसिद्ध था, अब इसकी शक्तियाँ कुछ भी नहीं बची थी। तो 1950 के दशक में ऑस्कर लॉन्ज एक व्यक्ति हुए, ठीक है, ये ऑस्कर लॉन्ज एक व्यक्ति हुए। अब जैसा कि हमने देखा कि 1936 में जो इन्होंने किताब निकाली थी, अब इन्होंने किताब निकाली थी तो इसका मतलब ये नहीं कि 36 में ही सुझाव दिया होगा। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कीन्स की बात हो रही है। ठीक है, इन्होंने इस स्टडी तो उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दी होगी, जब भी तो 36 में उन्होंने किताब निकाली है। तो इन्होंने कीन्स ने जो सुझाव कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को दिया था कि भाई आप सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ तत्वों को अपनाओ, वैसा ही सेम विचार 1950 के दशक में ऑस्कर लॉन्ज द्वारा किसको दिया गया था, सोशलिस्ट इकोनॉमी को दिया गया था। ठीक है, कि आप है ना, अब इनको क्या सुझाव दिया गया था, इनको ये सुझाव दिया गया था कि आप जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो फीचर्स हैं, आप इसको अपनाइए। मगर जो क्या बोलते ये थी आपकी क्या सोशलिस्ट कंट्रीज थी, है ना, इन्होंने इनको मानने से मना कर दिया था, है ना। फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी दिया था, तो सरकारी अर्थव्यवस्था को बाजार समाजवाद की सलाह इन्होंने दी थी। अब जैसे ऑस्कर लॉन्च जो मैंने नाम लिया, ठीक है, इन्होंने ही मार्केट सोशलिज्म इन्होंने ही मार्केट सोशलिज्म जो वर्ड है ये दिया था। ये क्यों दिया था, ये इन्हीं सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए दिया था ये कि भाई तो आप लोग भी जिस तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोशलिज्म के तत्वों को अपनाया है, आप भी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कुछ कुछ चीज़ें अपनाई हैं। तो काफ़ी जो हुआ लॉन्स के इन शब्दों का सलाह नहीं मानी गई। मगर चीन में क्या हुआ, है ना, चीन में क्या हुआ कि भाई इन्होंने 1985 में ओपन मार्केट की नीति को अपना लिया था, ओपन डोर पॉलिसी को इन्होंने अपना लिया था, है ना, ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि इसको आप सीधे साधे ये कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को अपना लिया था। अब 1985 का वो दशक है, 1980s का वो दशक है जहाँ पे लिबरलाइजेशन काफ़ी देशों में शुरू हो चुका था। अगर आप इंडिया को पढ़ोगे ना तो इंडिया में भी लिबरलाइजेशन के लिए कुछ कुछ कदम उठाने शुरू हो चुके थे यहाँ पे। तो ऐसे ही कुछ कदम चीन ने भी अपनाया था। तो और रूस
अब इन्होंने क्या किया कि भाई 1985 में इसको अपना लिया। अब बाकी जो देश थे इन्होंने भी जो सोशलिज्म के तत्व थे, मतलब सोशलिस्ट की जो कंट्रियाज थी, उन्होंने भी कैपिटलिस्ट के तत्वों को अपनाना शुरू किया। मगर चाइना ने जो है 1985 में ओपन डोर पॉलिसी तो अपना ली, मगर चाइना ने 85 में उसको लागू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि 85 में तुरंत ही लागू कर दिया, वो इस पर काम काफ़ी पहले से ही कर रहा था, है ना। 70s के दशक से ही उसने इस पे काम करना शुरू कर दिया था, जिसको उसने 1980 में लागू किया। मगर बाकी की जो सोशलिस्ट कंट्री थी जैसे रशिया हो गया, ये इसको ठीक से लागू नहीं कर पाया। और यही एक कारण भी बताया जाता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1990-91 में, तो एक रीज़न इसका ये भी था कि इन्होंने एकदम से अपनी पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश की थी, जो ये झेल नहीं पाए और सोवियत संघ का विघटन हो गया। कई कारणों में से एक कारण इसको भी माना जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमने देखा कि चीन ने कैसे इसको अपनाया था। तो हम आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ये कोई नया टर्म नहीं था, ये बहुत पहले से चला आ रहा था, ठीक है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ख़त्म हुआ तो नई नई कंट्रीज़ उभरी थी, जैसे इंडिया एक स्वतंत्र देश बना, पाकिस्तान बना था, है ना, ईस्ट पाकिस्तान बना था, और भी दूसरी दूसरी कंट्रियाँ आई थी। तो जो कंट्रीज़ थी जिन्होंने आते से ही, मतलब हमारे जैसे देश हैं, तो ऐसे ही हमारे जैसे कुछ और देश भी थे जिन्होंने आते से ही जो मिक्स इकनॉमी है इसको अपनाया था। तो उनमें से कुछ कंट्रीज़ थी, जैसे कि एक तो इंडिया खुद है, ठीक है। इसके अलावा इंडोनेशिया है, मलेशिया है। तो ये वो कंट्रीज़ है जिन्होंने आते से ही मिक्स इकनॉमी को अपना लिया था, ठीक है। तो ये था छोटा सा इतिहास। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अभी क्या है, मेरे को थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ। और ये 1990 की बात हो गई थी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसे मैंने आपको बता दिया है ना, मिक्स्ड इकनॉमी, सोशलिस्ट इकनॉमी और कैपिटलिस्ट इकनॉमी में। फिर इसके बाद एक ये वाली पॉइंट आती है कि इकोनॉमिक सिस्टम एंड अरेंजमेंट ऑफ सॉल्विंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब अगर आप किसी भी इकोनॉमी को अगर आप देखोगे ना, तो कोई अगर आपसे पूछे कि अच्छा ये बताओ कि किसी भी अर्थव्यवस्था, यानी कि अगर वो मान लो लिख दे सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट लिख दे, सोशलिस्ट लिख दे, मिक्स्ड लिख दे, और आपसे पूछे कि बताओ इनकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलिस्ट इकनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ सोशलिस्ट इकनॉमी, तो इसमें ये वाली चीज़ें ही आपको 3 क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी कि क्या उत्पाद करना है, कैसे उत्पाद करना है और किसके लिए करना है, ठीक है। अब क्या उत्पाद करना है, इसमें ये क्या होगा, एनालिसिस अकॉर्डिंग टू मार्केट एनालिसिस होगा और एज पर कंज्यूमर्स डिमांड होगा, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस में होता है कि टेक्निक, आप कौन सी टेक्निक, इसमें किसी भी उत्पाद को उत्पादित करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग करोगे, आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे ज़्यादा बल दोगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे ज़्यादा बल दोगे। अब यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सोसाइटी आपको समझ में आएगा कि जिस सोसाइटी में पॉपुलेशन कम है, ठीक है ना, पॉपुलेशन जहाँ पे कम है वहाँ पे जो मशीन टेक्निक है ना उसका बोलबाला ज़्यादा होगा, ठीक है। और जिस कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे एक तो इनोवेशन की बात थोड़ी सी कम होगी और मशीनीकरण का विरोध होगा, जैसे भारत हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सामाजिक प्रभाव यहाँ पे हमें देखने को भी मिलता है। ये था। फिर बात आती है किस पे कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ मोर देन कैपिटल, है ना, लेबर ज़्यादा होता है, कैपिटल कम होती है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल ज़्यादा होती है, लेबर कम होती है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए और किस, मतलब आपका टारगेट ग्रुप कौन होगा। आपका टारगेट ग्रुप रिच है, आपका टारगेट ग्रुप मिडिल इनकम वाले हैं, या हाई इनकम लेवल वाले हैं, या लो इनकम वाले हैं, किन के लिए आप यूज़ कर रहे हो। आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए कर रहे हो, रूरल एरिया के लिए कर रहे हो, या अर्बन एरिया के लिए कर रहे हो, ठीक है। आप डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कर रहे हो या डेवलपिंग कंट्री के लिए कर रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं कि किसके लिए, है ना। और अगर आप कर भी रहे हो तो आपके पास रिसोर्स क्या है। मान लीजिए कि अगर आप, है ना, कुछ ऐसी टेक्निक आपने यूज़ कर ली कि आप चाह रहे हो कि यार, मतलब कोई गाड़ी पलटे ही ना, है ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास वो रिसोर्स है भी कि नहीं, कि बस आपने आइडिया बना लिया है कि यार मुझे ये बनाना है। तो आप पहले रिसोर्स तो देखो, आप फिर ये भी देखो कि वो खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है,
ठीक है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो यही था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई और मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। फिर एक ये छोटा सा चार्ट है जिसमें ये डिस्कशन है कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सिंपल भी है, आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं आप इसको इजीली देख सकते हैं, और आपको इतना तो मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए क्योंकि हिंदी में 35 नंबर का हिंदी में 35 नंबर का आना है क्या? हिंदी में 35 नंबर का आना है अनुवाद। और अनुवाद ऐसा नहीं है पैराग्राफ वाला कि कुछ भी कर दो और चल जाएगा। इस बार अनुवाद है कौन सा, लाइन वाला। आपको एक एक लाइन अनुवाद करनी पड़ेगी, 4 लाइनें आएंगी। तो इस हिसाब से है। मैं यहाँ पे क्योंकि क्या ये इतना बड़ा वैसे है नहीं, क्योंकि इतनी समझ तो होनी चाहिए, है ना। जैसे ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी कि मालिकाना हक किसका है प्रॉपर्टी पे। प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कि क्या है, मूल्य निर्धारण। मोटिव ऑफ प्रोडक्शन यानी कि क्या है, उत्पादन की प्रेरणा स्रोत, है ना। रोल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार की भूमिका। कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि आय का वितरण कैसा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसा होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसा होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसा होता है। ये चीज़ों के ऊपर इसमें बात की गई है। इजी टॉपिक है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसके बारे में अगर आप जब पढ़ोगे और देखोगे तो। ये तो एक नॉर्मल व्यू हो गया। फिर अर्थव्यवस्था मतलब एक ऐसी चीज़ भी है जो एक अलग तरीके से भी नापी जा सकती है, वो होती है माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, जिसको समष्टि और व्यष्टि अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमी होती है वो असल में क्या होती है कि छोटी आर्थिक इकाइयों यानी कि स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट से संबंधित होती हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि आर्थिक समस्या और इशू का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। छोटी आर्थिक इकाइयों से संबंधित आर्थिक समस्याओं व मुद्दों का अध्ययन करते हैं माइक्रो इकोनॉमी में। ठीक है। यहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमी में एक चीज़ ये भी रहती है कि व्यक्तिगत स्तर पे यानी कि व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें व्यक्ति कैसे उत्पादों को प्रेरित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है और कैसे उसको वो यूज़ करेगा। इन सारी चीज़ें, यही सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ये होती है माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है। फिर दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, थोड़ी बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे होती है। हर कंट्री की अपनी अपनी एक मैक्रो इकोनॉमी है। वहाँ पे वो ये देखा जाएगा कि इसमें हम मुद्रास्फीति, मूल्य स्तर, आर्थिक विकास की दर, जीडीपी, बेरोजगारी आदि के बारे में हम ठीक ठाक तरीके से अध्ययन करते हैं। तो वो इकोनॉमी जो होती है वो होती है मैक्रो इकोनॉमी। फिर इसके बाद जो तीसरा बेसिक कंसेप्ट आता है वो आता है डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी भी नहीं, मतलब हर इकोनॉमी का यही सेक्टर होते हैं। 3 सेक्टर होते हैं। टर्शियरी सेक्टर में अभी 2 नए कंसेप्ट उभर कर आ रहे हैं सामने, है ना। हम आगे देखेंगे कौन से हैं वो 2। तो एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शियरी सेक्टर। तो ये आपको समझ में ही आ रहा है कि प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जो हमें डायरेक्टली इन्वायरमेंट से मिलते हैं। यानी कि ऐसे मान लीजिए कि हमें उसके लिए कुछ खुद से कुछ नहीं करना रहता है, बस उठा के लेकर आना है हमें। जैसे पानी हो गया, भूमि हो गई, है ना। फिर क्या बोलते हैं, मछली हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर के उत्पाद होते हैं। अब इसमें जो वर्कर काम करते हैं उनको हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। ठीक है। बाहरी प्रकृति के कारण रेड कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है, कार्यकर्ता या फिर श्रमिक कहा जाता है किसको, जो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए रहते हैं। ठीक है। फिर सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदलना। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य में वृद्धि करना ही जो है द्वितीय क्षेत्र के श्रेणी में आता है। यानी कि क्या है, कोई सा भी खनिज है तो खनिज जब हमने निकाला तब वो प्राथमिक सेक्टर है। उसको हमने जब इंडस्ट्री में पहुंचा दिया और वो खनिज कच्चे माल से एक फाइनल गुड्स में तब्दील हो गया, यानी कि फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम उत्पाद में तब्दील हो गया। तो वो कैसे तब्दील हुआ, यानी कि कच्चे माल से फाइनल गुड्स तक बनने की जो बीच की प्रोसेस होती है वो पूरी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। ये बेसिकली हमें जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको उसके ऊपर इंगित करती है। फिर टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है कि इसमें प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज होता है। ठीक है। यहाँ पे यह है कि उत्पाद और विनिमय दोनों शामिल होते हैं और जिनका उपभोग किया जाता है। ठीक है। टर्शियरी सेक्टर तीसरा सेक्टर होता है। इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सेक्टर यही है। जीडीपी में इसका ही योगदान सबसे ज़्यादा है। फिर जो मैं आपको बता रहा था कि अलग से जो टर्शियरी सेक्टर में अभी हमें नए टर्म्स देखने को मिलते हैं वो है क्वाटरनरी एक्टिविटी। ठीक है।
धातुक गतिविधियाँ, ये बेसिकली क्या है कि ज्ञान क्षेत्र में विशिष्ट तृतीय गतिविधियाँ हैं जो अलग वर्गीकरण की मांग करती हैं। ठीक है, मतलब आपको किसी फील्ड में है ना अच्छा खासा नॉलेज है, जैसे मान लीजिए, मगर नॉलेज सेक्टर होना चाहिए, ऐसा हर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। जैसे टैक्स में आपको कंसल्टेंट बुला लिया, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप हो, अगर आप अच्छे शेयर होल्डर हो, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, तो म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुला लिया। आपको किसी क्षेत्र में अच्छा खासा योगदान है, मतलब ज्ञान है, जैसे मान लीजिए हमारे आपको इससे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और आपको मिसाइल के बारे में या सैटेलाइट्स के बारे में अच्छा ज्ञान है, तो आपको उसके लिए बुला लेंगे। तो ये जो नॉलेज होता है ये क्वाटरनरी एक्टिविटी में आता है ना। जैसे कि ये देखिए, रिसर्च एक्टिविटी, एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर जो पांचवा तरीका मतलब टर्शरी सेक्टर के अंदर ही में ही हम आप इसको चाहो तो रख सकते हो, क्वाटरनरी एक्टिविटी। और दूसरा ये वाला आता है क्यूनरी एक्टिविटी। क्यूनरी एक्टिविटी क्या होता है? ये सर्विस दैट फोकस ऑन क्रिएशन, रीअरेंजमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग डाटा इंटरप्रिटेशन एंड द यूज एंड एवेल्युएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसी सेवाएं जो मौजूदा विचार के निर्माण में फोकस करती है, या कोई नई आइडिया लाने के लिए फोकस करती है, ठीक है, कुछ नया इनोवेट करने का फोकस करती है। इस टाइप की जो वो होती है, क्या बोलते हैं, इस टाइप की जो जॉब्स होती हैं वो क्यूनरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे मैंने देखे रखे हुए हैं, और इसमें बस मेनली इसको इसलिए जोड़ दिया था कि ये गोल्ड कॉलर जॉब प्रोफेशन कहलाते हैं। कौन से? क्यूनरी एक्टिविटीज़ को हम ये कहते हैं। कभी भी ये हो सकता है प्री में क्वेश्चन बन जाए या 3 नंबर में आ जाए, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। ठीक है, आखिरी में मैंने दो क्वेश्चन रखे हुए हैं कि पीपल एंगेज इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर कॉलर जॉब। आप चाहें तो इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे सकते हैं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टर्म गिग वर्कर। इसका क्वेश्चन अगर आपको बने तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आने वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर बात करेंगे, है ना। जय हिंद दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।